हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपको आज बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। तो केंद्र राज्य संबंध या सेंट्रल स्टेट रिलेशन ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सामने है। और केंद्र राज्य संबंध की अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब दोनों के बीच जो रिलेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि दो पार्ट, भाग 11 और भाग 12, संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग इन दोनों के रिलेशन से रिलेटेड हैं या संबंधित हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन, प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, वित्तीय संबंध या फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर भाग की बात की गई है कि विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन भाग 11 में है, प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन भाग 11 में ही है, और वित्तीय संबंध और ज़्यादा स्पेशल हो गया जो अलग से भाग 12 में रखा गया है। अगर हम अनुच्छेद के आधार पर बात करें, आर्टिकल या अनुच्छेद के आधार पर देखें, इनकी तुलना करें, तो भाग 11 में विधायी संबंध आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक हैं, 245 से 255 तक। इसके बाद आर्टिकल 256 से 263 तक हमारा जो प्रशासनिक संबंध है या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। अगर हम आर्टिकल की बात करें वित्तीय संबंधों में, तो आर्टिकल 264 से लेकर 293 तक फाइनेंशियल रिलेशन की बात की गई। हालांकि पार्ट तो आर्टिकल 300 तक है, बट फाइनेंशियल रिलेशन की बात यहां पर की गई है। तो हम इस प्रकार से देखते हैं कि लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध जो है भाग 11 में आर्टिकल 245 से 255, 245 से 255 के बीच दिया गया है, जिसमें विधि या कानून के संबंध में दोनों को किस प्रकार की शक्तियां हैं उनका विवरण दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या प्रशासनिक संबंधों की चर्चा भाग 11 में है, अंडर आर्टिकल 256 टू 263, 256 से 263 के बीच, और जिसमें प्रशासनिक निर्देश दिए गए हैं, डायरेक्शंस दिए गए हैं कि दोनों किस प्रकार से उसको गवर्न करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध की बात भाग 12 में आर्टिकल 264, 264 से लेकर 293 के बीच की गई है, और जिसमें यह बताया गया है कि दोनों के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशन होंगे, कर संबंधी या अदर जो प्रोविजंस हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेटेड, वो सारी जो है बातें यहां पर करी गई हैं आर्टिकल 264 से 293 के बीच। उधार लेना देना, जो भी चीजें हम आगे देखेंगे उसको। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के संबंधों की बात की गई है। अगर हम बात करें कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है भारत में किस देश के संविधान के आधार पर यहां पर रखा गया है, इस व्यवस्था में सबसे ज्यादा किसका प्रभाव है, तो वो प्रभाव है कनाडा का। कनाडा का बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रभाव दिखता है। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है, कनाडा का जो फेडरल सिस्टम है, उसमें एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना की गई है। एक पावरफुल सेंटर, शक्तिशाली केंद्र की बात की गई है। वैसे ही हम देखते हैं कि हमारा जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, क्योंकि ये व्यवस्था संघात्मक देशों की होती है, संघीय राज्यों की होती है, ऐसे देश जहां पर संघात्मक संविधान का प्रभाव होता है, ऐसे देशों की व्यवस्था होती है। तो कनाडा में जिस प्रकार से एक शक्तिशाली केंद्र है और राज्यों को शक्तियां उसी अनुरूप से बांटी गई हैं, वितरित की गई हैं,
अभी आप जब विधायी संबंधों के प्रावधानों में आएंगे, आप प्रशासनिक या वित्तीय संबंधों के प्रावधानों में आएंगे, तो यह स्पष्ट हो जाता है दोनों के रिलेशन को देखकर कि भारत में एक शक्तिशाली केंद्र की परिकल्पना की गई है। भारत की संघ की जो व्यवस्था है, इंडिया की यूनियन की जो व्यवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है ये कहने में कि केंद्र सर्वशक्तिमान है। केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गई हैं और राज्यों को कम शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो हर देश की अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं और उस देश की परिस्थिति के अनुसार वहां पर कार्य किया जाता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा जरूरी था, ऐसा आवश्यक था, इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में यह किया गया है। आप जानते हैं, अभी भी आप देखिए कि राज्य अपने अपने तरीके से अलग अलग प्रकार की डिमांड करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थितियां आती हैं। इतने बड़े देश में, इतने विविधता वाले देश में, इतने भाषाई राज्यों में, इतने ज्यादा भाषा वाले राज्यों में, जहां पर राज्यों के गठन का मुख्य आधार ही भाषा रहा है, तो ऐसी स्थिति में सबकी अपनी अपनी राग है, सबके अपने अपनी डिमांड है। ऐसे में अगर केंद्र शक्तिशाली ना हो तो ऐसा देश क्या हो जाएगा? विखंडित हो जाएगा, अखंडता मुश्किल होगी। तो इसलिए ऐसे देश में केंद्र का शक्तिशाली होना बहुत ही आवश्यक होता है और राज्यों को भी अपने अधिकार मिलने चाहिए, लेकिन वो एक सीमा तक। अगर अधिक हो गए तो वो केंद्र, यानी इसका मतलब राष्ट्रीय हित के लिए कहीं ना कहीं खतरनाक होगा। ठीक है, और ये संविधान बनाने वाले अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था का जो प्रावधान किया जिसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली है। अब हम एक एक संबंध की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध। लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध। विधायी संबंध आपने देखा अभी कि यह हमारे संविधान के भाग 11 में है। अब विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किस आधार पर डिस्कस करना है, अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं विधायी संबंधों के आधार पर। तो सबसे पहली चीज विधायी संबंधों में है विधायी संबंधों में सबसे पहले है विधायी क्षेत्राधिकार। लेजिस्लेटिव या विधायी क्षेत्राधिकार। विधायी क्षेत्राधिकार मतलब किस क्षेत्र के तहत किसके लिए कौन कानून बना सकता है। ठीक है, अब इस विधायी क्षेत्राधिकार में 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला 2 आर्टिकल का मतलब एक आर्टिकल के 2 पार्ट। आर्टिकल 245(1), ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट और इसी का पहला पार्ट। ठीक, तो आर्टिकल 245(1) क्या कहता है, 245(1) क्या कहता है? पहला पॉइंट, संसद, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, संसद। अभी पहले अगर हम इस पहले पार्ट की बात करते हैं, संसद भारत के राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया या उसके किसी क्षेत्र विशेष, ठीक है, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, संपूर्ण राज्य क्षेत्र, टोटल टेरिटरी, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी क्षेत्र के लिए, कोई जरूरी नहीं, कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है, किसी क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है। ओके, संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए यह क्षेत्राधिकार, क्षेत्र बताया जा रहा है, या उसके किसी एक भाग के लिए विधि निर्माण कर सकती है। इसी प्रकार अब इसी में कहा गया
इसी प्रकार राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल राज्य के संपूर्ण क्षेत्र, टेरिटरी या उसके किसी भाग के लिए विधि निर्माण कर सकती है, विधि निर्माण कर सकती है। ओके, तो अब आप विधायी क्षेत्राधिकार में 245(1) ये कह रहा है कि संसद भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए या उसके किसी क्षेत्र के लिए, किसी भी एक क्षेत्र के लिए विधि निर्माण कर सकती है। और इसी प्रकार राज्य का विधानमंडल, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल उत्तर प्रदेश के किसी भाग के लिए या संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए विधि निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब इसी का 245(2) यहां पर क्या कहता है? 245(2) ये कहता है, इसको आप समझिएगा। यहां पहला वाला तो ये बता रहा है कि आप किसके लिए कानून बना सकते हो, दोनों किसके लिए कानून बना सकते हैं, संसद मतलब केंद्र और राज्य विधान मतलब राज्य। ठीक है, दूसरा पार्ट ये कहता है कि संसद ऐसी विधियों का निर्माण भी कर सकती है जो राज्य क्षेत्रातीत हो, यानी संसद का विधायी क्षेत्र जो है वो राज्य क्षेत्रातीत भी होगा, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। ठीक है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मतलब हमारी टेरिटरी के बाहर भी वो लागू होगा। किसके ऊपर लागू होगा? हमारे सिटीजन्स पर और उनकी प्रॉपर्टी पर लागू होगा। अगर विजय माल्या इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं भी हो, उसके ऊपर हमारा कानून लागू होगा। वो किसके तहत? अंडर आर्टिकल 245(2). ये अधिकार सिर्फ किसको है? पार्लियामेंट को, संसद को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, वो राज्य क्षेत्रातीत नहीं होगा, राज्य से बाहर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो संसद की विधियां या कानून राज्य क्षेत्रातीत हो सकती हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल हो सकती हैं, अर्थात वे विधियां, वे कानून, वे विधियां दूसरे देशों में भारतीय नागरिकों, इंडियन सिटीजन्स, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिकों व उनकी संपत्ति पर लागू होगा, संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर लागू होगा। ठीक है, ये कानून जो है हमारा उसके ऊपर, परंतु अब यहीं पर स्पष्ट कर दिया गया, परंतु राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। ठीक है, राज्य विधानमंडल इस प्रकार का कानून नहीं बना सकती है। तो ये आपको विधायी संबंध में पहली चीज क्लियर हो रही है। लेजिस्लेटिव जो जुरिस्डिक्शन या क्षेत्राधिकार है, किसका कौन सा अधिकार है? 245(1) ये स्पष्ट कर रहा है कि संसद का कानून, अब यहां पर हम इस दोनों को मिलाकर अगर कहें, संसद का कानून भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र पर तो लागू हो ही रहा है, भारत के बाहर भी भारतीय नागरिकों पर लागू हो रहा है, लेकिन राज्य का कानून राज्य के लिए है, राज्य के क्षेत्र के बाहर नहीं है। ठीक, ये यहां पर कंफर्म हुआ। अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो सेकेंड पॉइंट अब यहां पर आता है विधायी संबंध के अंतर्गत, क्योंकि अब देखिए यहां पर स्थान सीमित है तो 1 by 1 हम ऐसे बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, बट यहां पर हम इसको
मिटाकर और फिर इससे आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं बच्चों कि इसके आगे अब दूसरी बात क्या की गई है। तो दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है विधायी संबंध में, इवन सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे इसको, और इसको मैं यहां लिख दूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। शक्तियों का वितरण विधायी संबंध में दूसरी महत्वपूर्ण बात है, शक्तियों का वितरण। और यहीं पर अगर यह पूछा जाता है कि शक्तियों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है किस प्रकार के संविधान का मुख्य लक्षण होता है, मेन फीचर होता है, संघात्मक संविधान का मेन फीचर होता है। एकात्मक संविधान जैसे ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्वीडन, ऐसे देशों में कोई वितरण नहीं है, कोई सेंट्रल और स्टेट के बीच डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। बट अमेरिका, कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऐसे देशों में सेंट्रल और स्टेट के बीच शक्तियां क्या है, वितरित हैं, डिस्ट्रीब्यूट हैं बाय कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा। अब बात आती है कि भारत में यह कहा जाता है कि भारत में जो फेडरल फीचर्स हैं उनकी तुलना हम अमेरिका के संविधान से करते हैं, यूनिटरी फीचर्स की तुलना हम ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशों से करते हैं। बट जहां शक्तियों के वितरण की बात आती है तो शक्तियों के वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की तुलना हम कभी भी अमेरिका के संविधान की जगह कहां करते हैं, कनाडा से करते हैं। वही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कनाडा को वितरण में सेंट्रल में पावर ज्यादा है और स्टेट को कम है, वही इंडिया में भी है। अगर हम शक्तियों के वितरण की बात करें तो शक्तियों का जो वितरण किया गया है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची। ठीक है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों का मतलब विधि जिस पर बना सकते हैं विभाजन जो किया गया है अंडर आर्टिकल 246 एंड 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके तहत 3 सूचियां बनाई गई, 3 लिस्ट बनाई गई है। संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। मतलब सीधी सी बात है कि केंद्र और राज्य के बीच 1935 एक्ट के आधार पर भी, इससे पहले आप देख चुके हैं उसमें भी ऐसा किया गया था कि शासन के विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया। इन विषयों पर जो राष्ट्रीय हित के विषय हैं आप कानून बनाओगे, राज्य हित के विषयों पर आप कानून बनाओगे, कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। ठीक है, अब अभी हम प्रेजेंट अगर स्टेटस देखें तो जो है संघ सूची में शामिल विषयों पर कानून का निर्माण कौन करेगा, विधि निर्माण कौन करेगा? संघ सूची में शामिल विषयों पर विधि निर्माण संसद के द्वारा किया जाएगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, विधि निर्माण इस पर संसद करेगी सामान्य बहुमत से। इस पर कौन करेगा? राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। जहां पर विधानसभा है सिर्फ विधानसभा, जहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं तो दोनों मिलकर करेंगे, राज्य विधानमंडल। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का निर्माण दोनों कर सकते हैं, संसद या राज्य विधान मंडल, संसद या राज्य विधान मंडल। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आया कि तीनों सूचियों पर विधि का निर्माण या कानून का निर्माण किसके किसके द्वारा किया जाएगा। तो यूनियन लिस्ट में शामिल सब्जेक्ट्स पर कानून संसद बनाएगी,
तीनों में 22 जनरल मेजॉरिटी 1/2 + 1। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत शामिल विषयों पर कानून संसद बनाएगी, स्टेट लिस्ट पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी, और कंकरेंट लिस्ट में शामिल विषयों पर कानून संसद या राज्य विधानमंडल बनाएगी। यहां कोई विवाद नहीं है। हमारे पास ये सब्जेक्ट है रक्षा, हम कानून बनाएंगे, यहां कोई विवाद नहीं। पब्लिक ऑर्डर हमारा सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर हमारा सब्जेक्ट है, हम कानून बनाएंगे। प्रॉब्लम कहां है? यहां दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा अगर समवर्ती सूची का विषय है तो उस पर कानून संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी। अब एक विषय पर जैसे शिक्षा पर दोनों ने कानून बनाया तो ऐसे में दोनों के कानून में विरोध भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आर्टिकल 246 ये कहता है कि संसद का कानून प्रभावी होगा, राज्य का कानून वहां तक शून्य हो जाएगा, शून्य घोषित हो जाएगा जहां तक वो संसद के कानून का विरोध करता हो, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शिक्षा पर बनाए गए कानून के तहत। जब शिक्षा क्षेत्र में प्राइमरी एजुकेशन, जूनियर एजुकेशन में जब शिक्षा पात्रता परीक्षा या शिक्षक पात्रता परीक्षा या टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी का प्रावधान सेंट्रल ने किया तो कई राज्यों ने उसका विरोध किया, कहा हम नहीं लागू करेंगे, एक कानून के तहत यह प्रावधान है, हम अपना कानून बना लेंगे, हम अलग करेंगे। तो सेंट्रल ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, शिक्षा कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है और अगर उस पर हमने कानून बनाया है, आपने कोई भी कानून बनाया जो हमारे कानून का विरोध करता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। वो अपने आप निरस्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर कहा जाए कंकरेंट लिस्ट के मामले में किसको प्रधानता दी गई है, केंद्र को या संसद को प्रधानता दी गई है कि अगर दोनों के कानून में विरोध हो तो संसद का कानून ही प्रभावी होगा। ठीक, अब अगर हम प्रेजेंट स्टेटस देखें तो यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं और समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम विषय की बात करें, सब्जेक्ट की बात करें, ऐसे विषय जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड हैं वो किस में होंगे? संघ सूची में होंगे। ठीक है, यूनियन लिस्ट में होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल रक्षा, संचार, बैंकिंग, बीमा, इंश्योरेंस, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, जनगणना, मीडिया, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, विदेश संबंध, फाइनेंस रिलेशन, सेवा कर, सर्विस टैक्स, कृषि आय से भिन्न आय पर कर, कृषि से अतिरिक्त भिन्न आय पर, ये कुछ मैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लिख रहा हूं। ठीक है, जो ऊर्जा, एनर्जी, पेटेंट। ठीक है, ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो यूनियन लिस्ट से रिलेटेड हैं या संघ सूची से संबंधित हैं। मतलब अधिकतर आपको ऐसे विषय दिख रहे होंगे जो कहीं ना कहीं किससे संबंधित होंगे? ये राष्ट्रीय हित से संबंधित है, नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड है। अब इसी प्रकार अगर हम राज्य सूची के कुछ प्रमुख विषयों पर आए, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर आए,
लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, कृषि या कृषि आय पर कर। ये अब कृषि से अलावा अगर कोई इनकम है तो उस पर इनकम टैक्स कौन है? सेंट्रल का विषय है। कृषि पर है तो स्टेट का विषय है। कृषि आय पर कर, इरिगेशन सिंचाई, स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प शुल्क। ठीक है, ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मनोरंजन कर आदि जो भी, वो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में शामिल है। अगर हम बात करें समवर्ती सूची का, कंकरेंट लिस्ट का, तो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे विषय जो दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं, दोनों के हित से संबंधित हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर सामान्य विधियां, सामान्य विधियां, जनरल लॉ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आईपीसी, सीआरपीसी, जो भी हमारे सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं वो किसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत होंगे। ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण। ठीक, ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो किसमें शामिल हैं? कंकरेंट लिस्ट के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में शामिल हैं। ये हमारी समवर्ती सूची के विषयों में शामिल हैं। और ऐसे विषयों पर अगर केंद्र जो है वो कोई कानून बनाता है और राज्य भी कोई कानून बनाता है तो केंद्र का या संसद का कानून ही वहां पर प्रभावी होगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि शक्तियों का जो वितरण किया गया है, स्पष्ट रूप से अगर आप देखिए कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड, राष्ट्रीय हित से संबंधित ज्यादातर ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को इनको दिया गया है। लोकल गवर्नमेंट के स्तर पर अगर देखा जाए तो इनको विषय दिए गए हैं राज्य को। लेकिन अगर आप यहीं पर देख लीजिए, अभी जबकि मैं 100 विषयों या 59 सब्जेक्ट्स या 52 सब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी को देखकर लग रहा है कि ज्यादातर शक्तियां किसके पास दिख रही हैं? संघ के पास, यूनियन के पास दिख रही हैं। और इसीलिए कहा जाता है शक्तिशाली केंद्र वाला हमारा संघ है भारत। ठीक है, अब यहां पर हम अगर दूसरी बात करें तो देखते हैं कि भाई अभी जैसे फॉर एग्जांपल प्रत्यर्पण की बात आती है तो यहां पर इसमें मिलता है, पेटेंट की बात आती है तो यहां पर मिलता है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 1950 में, उससे लेकर अभी तक तमाम ऐसे सब्जेक्ट्स जुड़ते रहे और कहीं ना कहीं कुछ संशोधन किया जाता रहा। अभी भी आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट में जाएंगे, यहां 97 सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, यहां पर 66 मिलेंगे। ठीक है, यहां पर 47 मिलेंगे। लास्ट सब्जेक्ट आप देखेंगे तो कहेंगे अरे वाह, ये तो यहां तो 97 लिखा हुआ है, यहां तो 47 लिखा हुआ है, यहां तो 66 लिखा हुआ है। बट कहीं ना कहीं जब समय के साथ आवश्यकता पड़ी, सब्जेक्ट्स को बाहर किया गया या सब्जेक्ट्स को जोड़ा गया। ठीक है, और उसी के तहत वो संख्या उसी में ए बी करके अंदर ही जोड़ी जाती रही, घटाती जाती रही। ठीक है, जैसे लेटेस्ट 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसके 2 विषय निरस्त कर दिए गए 2016 में। 61 विषय था, संशोधन के बाद इसके 5 विषय इधर चले गए थे। संशोधन एक अमेंडमेंट के द्वारा 5 विषय यहां 47 से 52 हो गया, लेकिन यहां 61 से फिर दो डिलीट कर दिया गया, ट्रांसफर नहीं किया गया, डिलीट कर दिया गया 2, और उसके बाद 59 सब्जेक्ट्स बचे। 101 संविधान संशोधन या 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो ऐसे अमेंडमेंट इन सूचियों को लेकर कई बार किए गए हैं, जिसके द्वारा जब आवश्यकता पड़ी सब्जेक्ट को ट्रांसफर भी किया गया या सब्जेक्ट को हटाया गया। हां, यह बात अलग है कि 7 शेड्यूल में किसी भी प्रकार का अगर संशोधन करना है, किसी भी प्रकार का अगर कोई अमेंडमेंट करना है, तो बिना राज्यों की सहमति के नहीं किया जा सकता। मतलब इस प्रकार का संशोधन तभी होगा
जैसे मैंने अभी आपको बताया, इन विषयों पर कानून संसद सामान्य बहुमत से बनाएगी। कानून बनाना है, आप सामान्य बहुमत से अपना अपना बनाओगे, लेकिन अगर इस विषय में कोई संशोधन करना है, यहां का विषय इसमें डालना है, यहां का विषय इसमें डालना है, ऐसा कोई भी अमेंडमेंट अगर करना है, इसमें सेवा कर नहीं था, संशोधन के द्वारा आया, इसमें शिक्षा नहीं था, संशोधन के द्वारा आया, ठीक है, तो अगर संशोधन करना है तो उसके लिए यहां पर केंद्र को असीमित शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि इस सूची में संशोधन को करने से राज्य का हित भी प्रभावित होगा। इसलिए यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संशोधन अगर 7वीं अनुसूची से संबंधित है तो उसके लिए संसद का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। संसद का 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जैसे जीएसटी के लिए किया गया संशोधन, ठीक है, तो वो उसके लिए यहां पर होना चाहिए। ठीक, अब यहां पर एक बात और आपको बता दें, मैंने अभी कहा कि समय समय पर जोड़ने और घटाने की बात हुई, लेकिन अगर कोई विषय इन सूची में किसी भी स्थान पर नहीं शामिल हो तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया है, और उस प्रोविजन को कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, अंडर आर्टिकल 248, रेड्यूसरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां। अब इसमें क्या है, इसमें यह प्रोविजन है कि यदि कोई विषय, जैसे मैंने कहा साइबर क्राइम, साइबर क्राइम उस समय ना साइबर था ना क्राइम था जब हमारा संविधान लागू हुआ, बाद में आया। अब ऐसा विषय संविधान की किसी सूची में शामिल करना है तो वो तो बाद की बात हुई, संशोधन करना हुआ, लेकिन ऐसे विषय पर कोई कानून बनाना है जो विषय इस सूची में शामिल ही नहीं है, तो उसके लिए यहां पर संसद को शक्ति दी गई है। संसद को इसके अंतर्गत यह शक्ति दी, अवशिष्ट मतलब बची हुई शक्तियां, जो तीनों में नहीं है, बची हुई, रेस्ट पार्ट ऑफ द पावर्स सब्जेक्ट, तो ऐसी शक्तियां जो तीनों में कहीं नहीं दी गई हैं, तो उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिला है? संसद को। संसद ऐसे विषयों पर कानून बना सकती है। ये सब्जेक्ट जो है वो पार्लियामेंट को प्रदान किए गए हैं, और ये भी किसको पावरफुल बना रहा है? संसद को। कि अगर कोई विषय कहीं नहीं है तो उसको हम देखेंगे, वो हमारे अंडर में होगा, ठीक है, उस पर कानून हम बनाएंगे। और अगर हम 1935 के एक्ट की बात करें, जब ये 3 सूचियां बनी थी, जहां का प्रभाव आप देख रहे हो, तो 1935 के एक्ट में जो है, अगर हम देखें बच्चों, तो वहां पर ये शक्तियां किसको मिली थी? गवर्नर जनरल को। वहां पर गवर्नर जनरल को दी गई थी। गवर्नर जनरल उन पावर्स को एंटरटेन कर सकता था, उस पर कानून बना सकता था, लेकिन अभी हमारे यहां ऐसा नहीं है। अभी किसको दिया गया? पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट जो है वो यहां पर सर्वशक्तिमान हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद विधायी संबंध के अंतर्गत, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस पर आते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंतर्गत इसके बाद जो अगली बात महत्वपूर्ण है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ विशेष स्थितियां बताई गई हैं, कुछ विशेष स्थितियां हैं, अपवाद परिस्थितियां जिनको कहा गया है, विशेष स्थितियां या अपवाद परिस्थितियां। तो उस पर हम आते हैं। अभी तक आपने देखा सामान्यतः कि केंद्र सूची के विषयों पर केंद्र कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाएगा, और उसके बाद आपने देखा कि जो समवर्ती सूची के विषय हैं उन पर दोनों बनाएंगे। अपवाद परिस्थितियां, अब वो अपवाद परिस्थितियां क्या हैं केंद्र राज्य संबंध के या केंद्र राज्य विधायी संबंध के अंतर्गत, ठीक है। केंद्र राज्य विधायी संबंध में अपवाद परिस्थितियां क्या हैं? केंद्र राज्य विधायी संबंध, ठीक है, कि अपवाद परिस्थितियां, अपवाद
परिस्थितियां। तो देखिए, अपवाद परिस्थितियां वो परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अब देखिए आप, राज्य कभी भी संघ सूची के विषय पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन संसद या केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता, इसे कहेंगे। तो अपवाद परिस्थितियां वह परिस्थितियां जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पर या विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। अभी अभी आपने देखा कि सामान्यतः जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून संसद नहीं बनाती। कौन बनाता है? राज्य विधानमंडल। लेकिन ये वो परिस्थितियां हम बता रहे हैं यहां पर जो हम लोगों ने पार्लियामेंट की पावर्स में भी डिस्कस किया था। एक प्रकार से जिन्होंने उसको पढ़ा होगा उसका रिवीजन हो रहा है यहां पर, कि वो परिस्थितियां हैं जब संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। पहली परिस्थिति अंडर आर्टिकल 249। ठीक है, मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करूंगा, लिखूंगा नहीं आपके सामने। अंडर आर्टिकल 249 जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को, ध्यान से सुनिएगा, जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित कर दे, नेशनल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट डिक्लेयर कर दे, तो संसद राज्य सूची के उस विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। एक बार में 1 साल के लिए। इसी तरह से उसका एक्सटेंशन भी हो सकता है। तो ये एक अपवाद परिस्थिति आपको समझ में आई। वो परिस्थिति जब राज्यसभा किसी सब्जेक्ट को, पुलिस को, लोक व्यवस्था को, कृषि को राष्ट्रीय हित का विषय डिक्लेयर कर दे। दूसरी परिस्थिति अंडर आर्टिकल 250 250 के तहत दूसरी परिस्थिति है कि जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, नेशनल इमरजेंसी लागू, देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो, और इसके अतिरिक्त ऐसी भी परिस्थिति हो सकती किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। तो जब देश में राष्ट्रीय आपात लागू हो या किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लागू हो, या तो नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लागू हो, उस अवधि के दौरान राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं होता। उस ड्यूरेशन में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है, और ओनली फॉर इमरजेंसी पीरियड। वो इमरजेंसी पीरियड खत्म होने के 6 महीने बाद ऐसा कानून प्रभावी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि वो कानून परमानेंट होगा, ये सब टेम्पररी हैं, परमानेंट नहीं है। ठीक है, ऐसी परिस्थिति के लिए बने हैं। तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को। तीसरी स्थिति है अंडर आर्टिकल 252 252 के तहत। 252 के तहत राज्यों की सहमति, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक राज्य ये सहमति प्रदान करें कि हमारे लिए कानून कौन बनाए? संसद बनाए, पार्लियामेंट बनाए हमारे लिए कानून, तो ऐसी स्थिति में उस विषय पर संसद कानून बना सकती है, पार्लियामेंट कानून बना सकती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है स्टेट पुलिस को लेकर आपस में आपका एमपी का पुलिस कानून, पुलिस रूल अलग है, कानून तो नहीं कहेंगे हम, रूल कहेंगे, रूल रेगुलेशन अलग है, यूपी का अलग है, उत्तराखंड का अलग है, राजस्थान का अलग है। कहीं ना कहीं बॉर्डर पर कभी कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में आपका मैनुअल अलग है, हमारा मैनुअल अलग है, हम दोनों मिलकर बोले कि यार हम दोनों में किसका मैनुअल कॉमन होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? ये हमसे बड़ा, तो हमसे बड़ा कौन है? केंद्र, चलो उसके पास चलते हैं। केंद्र में वो संस्था कौन है जो डिसाइड करेगी? संसद।
तो यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी डिमांड करते हैं कि राज्य सूची के विषय पर उनके लिए कानून बनाया जाए, तो ऐसा कानून संसद बना सकती है। वो परमानेंट होगा, वहां टेम्पररी जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने इसकी डिमांड की थी, उन पर नहीं होगा जिन्होंने डिमांड नहीं की है। ठीक। अगली परिस्थिति अपवाद की कौन सी है? आर्टिकल 253, 253। अंडर आर्टिकल 253, 253 में एक प्रावधान है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय संधि क्यों ऐसा किया गया? इंटरनेशनल जो ट्रीटी हुई, अंतरराष्ट्रीय संधि, वो हमारे राष्ट्रीय हित में होगी। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जरूरत पड़ी, इसका मतलब राज्य हित और राष्ट्रीय हित टकराव होगा। लेकिन इंटरनेशनल इंटरेस्ट या अंतरराष्ट्रीय हित किससे जुड़ा हुआ है? राष्ट्र के हित से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र का हित बड़ा है कि राज्य का हित? राष्ट्र का हित। और इसीलिए यह अधिकार दिया गया है, यदि कोई अंतरराष्ट्रीय संधि लागू करने के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की आवश्यकता पड़े। क्यों पड़ेगी भाई? संसद को क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि राज्य कानून नहीं बना रहा है, राज्य सहयोग नहीं कर रहा है, राज्य कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ऐसे में अब जैसे हमारी अमेरिका के साथ कोई संधि हुई, कोई ट्रीटी हुई, यहां पर हमारा कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगना है किसी स्टेट में, बंगाल में एक प्रोजेक्ट लगना है। अब बंगाल की गवर्नमेंट ने विरोध कर दिया कि नहीं भाई, हम नहीं लगने देंगे। तो ऐसे में आप, और यूएस से जो हमारा संधि हुई है हमारी, उसमें बंगाल में ही प्रोजेक्ट लगना है। तो हम ये नहीं कह सकते ठीक है आप गुजरात में लगा लो, आप चलो यूपी में लगा लो, ऐसा नहीं कर सकते हम। क्यों? क्योंकि हमारी जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि है वो खराब हो जाएगी। इससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित प्रभावित हो जाएगा। और उसे लागू करने के लिए अगर राज्य के हित को किनारे करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां संसद कानून बनाकर उसे वहां पर लागू करवा सकती है। ठीक है। तो ये वो अपवाद परिस्थितियां हैं। सामान्यतः आपने देखा कि संघ सूची के विषय पर संसद कानून बनाती है और राज्य सूची के विषय पर राज्य विधानमंडल कानून बनाती है। लेकिन कुछ परिस्थितियां भाग 11 में ही दे दिया गया है कि ऐसी भी हैं जिसमें संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण करती है। ये सामान्य स्थितियां नहीं हैं, ये सब विशेष परिस्थितियां हैं, एक स्पेशल कंडीशंस के रूप में इन परिस्थितियों को। ठीक है। अब विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंतर्गत एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। विधायी संबंधों में एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि राज्य की जो विधायन शक्ति है उस पर केंद्र का नियंत्रण भी है। ठीक है। कुछ मामलों पर तो उस पर आते हैं हम। विधायी संबंध के अंतर्गत राज्य की विधायन शक्ति, विधायन मतलब लेजिस्लेशन, ये कानून बनाने की शक्ति। ठीक है। विधायन शक्ति पर केंद्र का नियंत्रण, राज्य की विधायन शक्ति का पर केंद्र का नियंत्रण, मतलब राज्य की कानून बनाने की शक्ति पर केंद्र का नियंत्रण। अब ये क्या है? हमने अभी कहा कि राज्य सूची में शामिल विषयों पर विधि का निर्माण कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल। लेकिन वहां भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस पर बात करनी है। तो 3 प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस हैं। सबसे पहला है अंडर आर्टिकल 31A। 31 निश्चित हो चुका है, 31A है। 31A क्या कहता है उस पर आते हैं। तो देखिए 31A ये कहता है कि अगर राज्य ऐसा कोई भी कानून, राज्य विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून बनाता है लोक हित के लिए, लोक उद्देश्य के लिए, पब्लिक ऑब्जेक्टिव के लिए, ऐसा कोई भी कानून बनाता है जिसके द्वारा किसी की निजी संपत्ति का अधिग्रहण करना है,
ऑक्युपाई करना है, अधिग्रहण करना है, तो ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। समझ गए इस बात को? ठीक है। तो यहां पर इस पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या कहा गया है, राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल लोक उद्देश्य के लिए, भाई पब्लिक के लिए ही करेगा, लोक उद्देश्य, पब्लिक ऑब्जेक्टिव के लिए यदि निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति के अधिग्रहण, ऑक्युपाई करने या अधिग्रहण का कानून बनाती है, कानून बनाती है, तो उसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी होगी। ठीक है। अगर संपत्ति, सीधी सी बात है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई करने के लिए राज्य कानून बना सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कानून बनाओ, लेकिन कानून बनाओगे तो प्रेसिडेंट का, यहां पर केंद्र का नियंत्रण का क्या मतलब हुआ, कहीं ना कहीं से वो कंट्रोल करेगा, मतलब प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक। इसके बाद है आर्टिकल 200। ठीक है। इसके तहत राज्य विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास आरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति के पास आरक्षित या रिजर्व किया जा सकता है। ठीक। अब आप देखिए कैसे कंट्रोल, मैंने आपको पहले ही बता दिया ना कि सेंट्रल ज्यादा पावरफुल। अब कैसे कैसे कहां क्या क्या रखा गया है आपके सामने आ रहा है। आर्टिकल 200 के तहत मैंने स्टेट गवर्नमेंट में ये बात बताई थी, ठीक है, कि किसी भी बिल को राज्यपाल राष्ट्रपति के पास आरक्षित रख सकता है। इवन मनी बिल तक को, जनरल बिल तो छोड़ो, रिजर्व कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। अब अगर राज्यपाल ने रिजर्व कर दिया तो ऐसे में उस बिल पर अनुमति देना या ना देना किसके ऊपर निर्भर करेगा? राष्ट्रपति के ऊपर। यहां भी राष्ट्रपति हस्तक्षेप आया ना, इंटरफेयर आया ना। ठीक है। जब मुलायम सिंह यादव की सरकार में रामपुर में जो यूनिवर्सिटी बन रही थी या उसका प्रोविजन पास किया गया, तो उस समय जो कैबिनेट मिनिस्टर थे आजम खान, उनको उस विश्वविद्यालय का, जिसको लेकर आज बहुत बड़ा विवाद है और तमाम चीजें हो रही हैं, आजीवन कुलपति बनाने का प्रावधान किया गया उस बिल में, विधेयक में। और उस समय एक रिटायर्ड आईपीएस टीपी राजेश्वर गवर्नर थे या राज्यपाल थे। उन्होंने सीधा बिल को कहां भेज दिया? पहले तो डिनाई कर दिया, फिर किसके पास? राष्ट्रपति के पास, कि ऐसा बिल मैं साइन नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास भेजने का मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति को यह शक्ति दे दी गई कि भाई आप इसमें, आप जो भी करना हो आप करो। ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसके बिना नहीं किया जा सकता। ठीक। अब है एक और प्रतिबंध दिखता है आर्टिकल 304B, 304B के तहत। व्यापार से संबंधित है, वाणिज्य से संबंधित है। इसमें क्या है कि राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, पहले अनुमति लेंगे, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद ही
व्यापार या वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध संबंधी कानून बना सकते हैं। कानून बना सकते हैं। उल्टे साइड लिखने में राइटिंग प्रॉब्लम आती है, ठीक है। समझा दे रहा हूं मैं आपको कि राज्य विधानमंडल 304B क्या कहता है? राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति के बाद, पहले आप परमिशन लेंगे किससे? राष्ट्रपति। फिर यहां आ गया और व्यापार और वाणिज्य और समागम, ट्रेड कॉमर्स की स्वतंत्रता, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स जो है, समागम की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पर प्रतिबंध संबंधी कानून लगा सकते हैं। बहुत सारे व्यापार होते हैं, बहुत तरह के व्यापार होते हैं। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता भी हमें मिली है, बट उस पर प्रतिबंध लगाने की भी शक्ति दी गई है। बट उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसकी अनुमति चाहिए? राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, ठीक है। तो आप बच्चों ये देख रहे हो कि हमने अभी तक जो केंद्र और राज्य के बीच संबंधों की चर्चा की आज के लेक्चर में, इसमें मैंने आपके सामने जो तथ्य रखे वो लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध से संबंधित थे, ठीक है। लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध से संबंधित थे। और एक प्रकार से हम ये कहें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पार्ट 1 था ये, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर बहुत लंबा होता है तो डाउनलोड की प्रॉब्लम और तमाम तरह की प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए उसको हम बहुत लंबा नहीं करते हैं, ठीक है, जिससे कि आप अच्छे से उसको अडॉप्ट कर पाएं। सबसे मुख्य बात यही होती है कि प्राप्त करना तो बहुत आसान है, इतना सा ले लो, जितना मर्जी उतना ले लो। मैं देखता हूं यूट्यूब पे कुछ लोगों ने 6-6 घंटे का 5-5 घंटे का वीडियो डाल दिया हुआ है, कोई मतलब नहीं है। मतलब लोग फंसे पड़े, अरे वाह इतना सारा एक बार में। तो प्राप्त करना बहुत आसान है, बहुत मैटर है अवेलेबल, प्राप्त कर लो, बहुत आसान है, बुक है, सब कुछ है, अवेलेबल है आज के समय में इस साइबर वर्ल्ड में। लेकिन एडॉप्ट करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। एडॉप्ट करना ही तो मेन है ना। एडॉप्ट करना सबसे बड़ी बात होती है। आपने कितना एडॉप्ट किया, क्योंकि एडॉप्ट करने के बेसिस पर ही आप अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करते हो। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बहुत सारा नोट्स, बहुत सी बुक्स रिसर्च कर डालें, इतना रखे रहते हैं, लेकिन जब उनका जो एग्जाम क्वालिफाई करने का जो सिस्टम है वो कहीं नहीं दिखता। मैटर बहुत है, सिलेक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं, एडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एडॉप्ट करने की। तो अपनी एडॉप्टेबिलिटी को बढ़ाना है आपको, जितना करिए अच्छे से करिए और पूरी तरह से तैयार होइए। तो आज के लेजिस्लेटिव रिलेशन के अंतर्गत मैं ब्रीफली अगर बात करूं तो मैंने आपको जो शुरुआत में ही कहा था कि आपने देखा कि सेंट्रल कैसे पावरफुल है और उसके अंतर्गत कैसे शक्तियों का जो क्षेत्राधिकार, विषयों का क्षेत्राधिकार बताया गया। अगर हम उन चारों पॉइंट्स पर आए, अगर हम एक बार फिर से उस पर आ जाएं जो हमने शुरुआत की थी, लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध। लेजिस्लेटिव रिलेशन या विधायी संबंध। तो अगर हम विधायी संबंध पर देखें तो मैंने 4 बिंदुओं पर चर्चा की आज। 4 बिंदुओं पर जिन पर हमने चर्चा की है। सबसे पहले मैंने बताया विधायी क्षेत्राधिकार, विधायी क्षेत्राधिकार। दूसरा मैंने क्या बताया आपको? दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया शक्तियों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने आपको? अपवाद परिस्थितियां, जब हमारा केंद्र कैसे नियंत्रण करता है, अपवाद परिस्थितियां। और चौथा राज्य विधायन पर नियंत्रण। इस प्रकार से आपने अभी तक इसको देखा, विधायी संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशन को। इसके अंतर्गत मैंने डिस्कस किया
अब आप इसको डिटेल में देखेंगे। 245 1, 245 2। ओके, मैंने क्या चीज डिस्कस किया आप फिर से देखेंगे। शक्तियों के वितरण के अंतर्गत 246 7th शेड्यूल, 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल या 7वीं, इसमें हम केंद्र, राज्य और समवर्ती, और 248 में ये आर्टिकल की बात कर रहा हूं। ठीक, अपवाद परिस्थितियां 249, 250, 252 और 253। कौन? आर्टिकल। ऐसे नहीं गिनती है 249, 50, 52, 53। ठीक है। राज्य विधायन पर नियंत्रण, मैंने 3 आर्टिकल चर्चा किया, 31A, 200, 304B। ठीक, ये डिस्कस किया आपसे। ओके, संविधान बिना किसी फैक्ट के डिस्कस नहीं होता है। संविधान में बहुत से लोगों को बहुत तरह का कंफ्यूजन होता है कई बार, क्योंकि सब ने अपने अपने तरीके से विश्लेषण किया होता है। लेकिन मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं, बेयर एक्ट जो वास्तविक रूप से संविधान है ना, भारत का संविधान बाइलिंगुअल, एक तरफ हिंदी एक तरफ इंग्लिश, वही मूल है आपका, बेस वही है। किसी भी राइटर ने, किसी भी व्यक्ति ने अगर समझाना है, लिखना है, उसका जो मूल है, बेस है, वो वही है। ठीक है, उसी पर आधारित होता है। उसको आप अपने तरीके से चाहे जैसे एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, बट यह बेस वही है। तो लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ दीज आर्टिकल्स एंड 7th शेड्यूल, ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्क्रिप्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा से रहा है। किसी भी इंटरव्यू में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव मतलब जहां आपको लिखना है वहां भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स के अंतर्गत। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है आप अपने को प्रिपेयर करिएगा, और इतना अगर आपको पता है, इतना अगर आप समझ गए विधायी संबंध के बारे में, तो इससे ज्यादा आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रशासनिक और वित्तीय, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल रिलेशन डिस्कस करेंगे। वो दोनों एक ही दिन में एक साथ हो जाएंगे। 2 ही पार्ट में ये आपका जो टॉपिक है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, वो आपका कवर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों, आप अपनी तैयारी को ऐसे ही जम के करते रहो और आने वाले एग्जाम्स के लिए अपने को तैयार करो। जल्दी से जल्दी आप विश करो कि एग्जाम की प्रोसेस आए और आप उसमें शामिल हो, और अपने को आप सेल्फ एम्प्लॉयड या आत्मनिर्भर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनाने का आप प्रयास करिए। उसी के लिए ये लड़ाई, ये जंग हम लोग लड़ रहे हैं। आप पढ़ाई के साथ लड़ रहे हो, हम पढ़ा कर लड़ रहे हैं। ठीक है, और उसे सफल बनाना है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।